क्लास करते हैं। आज टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर भी जो डिबेंचर शेयर, अगर कोई उसका इन्वेस्टर है किसी कंपनी में या कोई किसी के पास शेयर है, तो वो अपने शेयर किसी दूसरे को कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक, एक सेकंड। हेलो, हाँ, क्या? ठीक, तो कोई भी जो है, अब जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया है, शेयर खरीदे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपने शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपने डिवेंचर्स लिए हों और उनको आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हमने कल इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। कल हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो आपके शेयर्स होते हैं वो आपके कंपनी के करंट एसेट्स होते हैं। वो कंपनी के ऐसे करंट होते हैं जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये शेयर आपके करंट एसेट्स हैं, तो आप, हाँ, जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो the newly inserted section 11A, table 1A, provide that the securities of a company other than a private company are freely transferable. उनको आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। The board of directors of a company or the concerned depository has no discretion to refuse or withhold transfer of any security. अच्छा, हाँ, transfer has to be effected by the company depository automatically and immediately. इसमें क्या होता है कि जैसे अगर जितना इक्विटी शेयर मेरे पास है, जो इक्विटी शेयर मेरे पास है, अगर, अब इसका मतलब है कि मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ और इसके बाद मैं वो है जिसको बेच सकता हूँ। ठीक है ना? उसमें ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका ये रूल दिया होगा। तो कंपनी के आर्टिकल के जो ट्रांसफर के रूल्स होते हैं वो कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। बट मेंबर के जो शेयर ट्रांसफर के राइट पर पूरा प्रोहिबिट नहीं कर सकते, या उस पर ये कहिए कि आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जैसे जब आपने अगर कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो उसके पूरी तरह से ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े बहुत कुछ कंडीशन टर्म्स एंड जो भी हैं आपको लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो जो शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल होते हैं वो अपने जो शेयर के फ्री ट्रांसफर पर उनका रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ऊपर देखिए क्या लिखा है, जैसे कि अदर देन ए प्राइवेट कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अदर देन ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अलावा। तो यहाँ पर जैसे पूंजी वाली जो प्राइवेट कंपनियों को क्या होता है, अपने जो आर्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा अपने शेयर के फ्री ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी होता है। ठीक, जिनमें शेयर कैपिटल लगा होता है। पब्लिक कंपनी के शेयर को रूल्स या लॉज या कंपनी के आर्टिकल के अंदर ही उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। जो कंपनी के जो पब्लिक कंपनी है उनके लॉज या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जरा देख लेते हैं कि हम वो रूल्स कौन कौन से हैं। जैसे एप्लीकेशन का दिया जाना, एप्लीकेशन का हम देते हैं जब आप शेयर ट्रांसफर करते हैं। जब आप
शेयर ट्रांसफर करते हैं तो शेयर ट्रांसफर के लिए जो एप्लीकेशन जो ट्रांसफर कर रहा है या जो उसको कर सकता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर। उसमें उसके साइन होने चाहिए, उसमें उसके साइन होने चाहिए, अब वो सब लिखा होना चाहिए और उसमें एक मोहर लगती है, उसमें एक मोहर लगती है किसके द्वारा, एक जो ट्रांसफर करने वाला होता है और एक जो रिसीव करने वाला है। मतलब ये ट्रांसफर मतलब हस्तांतरक और हस्तांतरी दोनों दोनों के उसमें सिग्नेचर जरूरी है। पहला तो ये रूल हो गया। दूसरा, जो शेयर कैपिटल है, जब आप कभी भी अपने शेयर को पेड कर देते हैं, मतलब कि आपने मान लीजिए 100 शेयर लिया और 100 शेयर की आपने उनको पेड किया हुआ है, उसका पेमेंट जो है आपने उसको फंड दिया हुआ है और अब उसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जिसके पास आया है उसको कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसको कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि जब एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, और इसी वजह से अभी जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो जो डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए है, उसमें ऑटोमेटिकली सब होता चला जाता है। तो यदि जो हस्तांतरी हो इसको अगर दो मतलब कि आपने जो है मुझे शेयर दिया, आपने अपने शेयर मुझे ट्रांसफर किए, अब अगर 2 हफ्ते के अंदर, अगर 2 हफ्ते के अंदर मुझे यह ट्रांसफर करने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो इस ट्रांसफर की रजिस्ट्री हो जाती है, तो इस ट्रांसफर की रजिस्ट्री हो जाएगी। और जिसमें स्टाम्प लगा होता है, वो स्टाम्प लगा हुआ वो लेटर कंपनी के पास जमा हो जाता है। सो ये कंपनी के शेयर के ट्रांसफर की रजिस्ट्री तब तक नहीं करती है जब तक कि कंपनी के पास परफेक्ट अच्छी तरह से स्टाम्प लगा हुआ और ट्रांसफर करने वाला और रिसीव करने वाले दोनों के हस्ताक्षर सहित, सिग्नेचर सहित जमा ना कर दिए जाएं उसमें, जब तक कि दोनों के सिग्नेचर वाला एक एप्लीकेशन जमा ना हो जाए। सो इस जो ट्रांसफर वाला इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, या इसको बोल सकते हैं हिंदी में हस्तांतरण विलेख, इसको बोलते हैं हस्तांतरण विलेख। इसमें जो ये हस्तांतरण विलेख या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होगा, इसमें आपका जो रिसीव कर रहा है उसका नाम, पता, ऑक्यूपेशन, पेशा, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। साथ में ही जो आपने शेयर के सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट अगर इशू ना किए गए हों तो वो, और साथ ही अगर जो शेयर के अलॉटमेंट का कोई लेटर है वो सारे के सारे सब उसमें आपको अटैच करने होंगे, वो सब आपको अटैच करने होंगे। इसके साथ ही जो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कभी लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो आपको क्या होगा, एक स्टाम्प लगा हुआ एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और उस एप्लीकेशन में क्या होगा, उस एप्लीकेशन में 2 लोगों के सिग्नेचर होंगे, एक तो वो जिसने ट्रांसफर किया था और एक वो जिसने लिया था। दोनों के, मान लीजिए आपको जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मिला और आपने कहीं खो दिया, तो इस कंडीशन में आपको वो दोबारा इशू करवाना पड़ेगा। वो उसको अगर दोबारा इशू करवाता है, अगर कहीं खो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको जो ट्रांसफर करने वाला है और जो शेयर रिसीव करने वाला है, दोनों के सिग्नेचर होंगे और उसकी रजिस्ट्री की जाएगी। ये आपकी रजिस्ट्री फिर दोबारा तभी होगी जब तक कि आपको एप्लीकेशन में दोनों के साइन ना हो। और हाँ, उस केस में भी जब कंपनी के पास ही जाएगा, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स या उसके जो मेंबर्स होते हैं, ये वो इस बात की भी पुष्टि करेंगे या अप्रूवल करेंगे कि जो उन्होंने फैक्ट उसमें दिखाए हैं वो सही हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो और आप फिर दोबारा उसके नाम से इशू करवा रहे हो या कोई ऐसा फ्रॉड हो। तो जब जो कंपनी के मेंबर और डायरेक्टर हैं जो फैक्ट एप्लीकेशन में दिए हैं, जब उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो जिनको मतलब कि इस बेस पर
कि खो गए हैं तो जिसने ट्रांसफर रिसीव किया था तो उसका कोई लॉस ना हो। इस वजह से जब वो पूरे फैक्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर कंपनी इस ट्रांसफर की रजिस्ट्री दोबारा उसको कर देती है। अब जो हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का, जो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो ये एक इसका डेफिनेट फॉर्मेट होता है, डेफिनेट फॉर्मेट होता है, और एक इसके लिए एक ऑथराइज ऑफिसर होता है। तो कंपनी में इसके लिए एक ऑथराइज ऑफिसर होगा, उसमें जो साइन करने वाले के दोनों पहले उसमें एक अप्लाई करते हैं, पहले उसमें अप्लाई करते हैं कि मुझे इसमें इसका ये शेयर ट्रांसफर करना है, और वो कहेगा कि मुझे रिसीव करना है। तो वो जो ऑफिसर होता है, जो ऑथराइज ऑफिसर होगा, उस पर इस वो एक डेट लिख देगा, एक डेट लगा देगा कि इस डेट को मेरे पास ये एक एप्लीकेशन आई थी, और उस पर एक वो मोहर लगा देगा। मोहर लगाने के बाद फिर आगे जो आगे की प्रोसेस होगी ट्रांसफर करने की, वो तब आपकी फॉलो होगी। तो जिस डेट पर आपके उसमें वो ऑथराइज ऑफिसर सिग्नेचर और मोहर कर देगा, वहीं से आपका वो मान लिया जाता है कि अब ये ट्रांसफर की प्रोसेस आपकी चालू हो गई। साथ ही जब कंपनी का हर सिक्योरिटी होल्डर किसी भी समय, कंपनी का हर सिक्योरिटी होल्डर किसी भी समय, जो एक ऑथराइज प्रॉपर मेथड है, ऐसे किसी भी पर्सन को नॉमिनी डिसाइड कर सकता है, जिसको अगर कभी उसको कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसको वो सिक्योरिटी मिल जाए, उनको वो सिक्योरिटी मिल जाए। और जहां पर कई जगह कभी ऐसा होता है कि ज्वाइंट सिक्योरिटी होती है, मतलब कि 2-3 लोग अपने नाम से ले लेते हैं, जैसे कंपनी के नाम पर आप कोई ले लेते हैं, कंपनी जितने मेंबर हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। जब ज्वाइंट रूप से कोई कई पर्सन अगर उसमें हो, तो वहाँ ज्वाइंट जो होल्डर होंगे, ज्वाइंट होल्डर जितने भी होते हैं, किसी भी पर्सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है, किसी भी पर्सन को वहाँ नॉमिनी बनाया जा सकता है। जिसी को जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स अगर हैं, उनके कभी भी उनको डेथ वगैरह हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनके बाद शेयर्स को डिवेंचर से या ऋण पत्रों से रिलेटेड करके उनका अधिकार, उनको राइट मिल जाए। तो एक चीज याद रखिए कि जब कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप, हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जब आप अपना सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, शेयर डिवेंचर जब भी आप परचेज कर रहे हैं, तभी आप उसको नॉमिनी डिसाइड कर दें। जब भी आपको लगता है, जब भी आपको लगता है, आप कभी भी अपना नॉमिनी डिसाइड कर सकते हैं, आप कभी भी अपना नॉमिनी डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर की। So, in the case of debenture, the transfer instrument is not required to be dated by the prescribed authority, nor is the transfer subject to any statutory period within which the registration has to effected. However, stamp duty is payable the transfer of debentures, and the duty varies from state to state as explained above. अगर आपका डिबेंचर्स का केस है, अगर आपका डिबेंचर्स का केस है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसमें डेट डालें। जैसा कि शेयर में होता है, क्योंकि शेयर में आप कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी उसको परचेज कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ डिबेंचर उसमें इस तरह क्यों नहीं करते हैं? उसमें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डिबेंचर्स में ऑलरेडी एक टाइम पीरियड होता है। डिबेंचर्स में ऑलरेडी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसकी मैच्योरिटी के बाद ही आपको वो मिलेगा। ये अलग बात है। उसमें जब आप डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, तो उसमें कई तरह के डिबेंचर्स हमने पढ़े हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, इस तरह से हमने कई डिबेंचर्स पढ़े हैं। तो जैसा भी डिबेंचर होगा, तो उसमें आपकी डेट ऑलरेडी मेंशन होती है कि आपको इतने दिन के लिए ये ऋण पत्र इशू किया गया है। दिस डिबेंचर हैज बीन इशूड अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड। आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए वो डिबेंचर किया, इसीलिए उसमें जरूरी नहीं है कि डेट हो, वो ऑलरेडी उसमें एक टाइम पीरियड दिया होता है। लेकिन हाँ, उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी जब आप ट्रांसफर करते हैं। जब आप डिबेंचर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें एक स्टाम्प ड्यूटी लगा करती है। और
वो स्टाम्प ड्यूटी स्टेट बाय स्टेट अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कि किसी के लिए वो स्टाम्प ड्यूटी यूपी में अलग है और कहीं एमपी में अलग है। अब इसमें हम अपने शेयर किसको किसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर टू अ माइनर। अब देखिए माइनर वाले केस में हम लोगों ने कल बात किया था, हमने माइनर वाले केस में कल इसके लिए बात किया था जब हमने शेयर कैपिटल उसकी शेयर होल्डर के जो शेयर ट्रांसफर करने की बात होती है उसके लिए हमने इसमें बात किया था। इन इंडिया ए माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये कल हमने डिस्कस किया था इस बात के लिए कि कोई भी माइनर या मानसिक विक्षेप या दिवालिया पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होता, कॉम्पिटेंट नहीं होता है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें किसी भी ऐसे पर्सन को कॉन्टैक्ट करने की इजाजत नहीं दी। अगर वो किसी केस में कर भी लेता है कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में जैसे माइनर है या मानसिक तौर से कुछ दिक्कत है उसको, तो वो क्या था, वाइड अप इनिशियो हो जाता है वो। ये कल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो कहता है कि हमारे यहाँ माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो ए पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी इज ओनली कम्पेटेड टू वर्क। जब तक वो अपनी एज जो कि डिसाइड है उससे ऊपर का नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। सिंस ए माइनर कैन नॉट इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक्सेप्ट through a guardian, and since as per section 1 no notice can be taken of the fact that the guardian holds a share interest for a minor। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों ने मूवी में वगैरह में भी देखा होगा कि माइनर के नाम पर अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए एक गार्जियन, कोई उसका संरक्षक उस तरह से नियुक्त किया जाता है। यस सर। तो जब उसमें नियुक्त किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि जब उसकी वो एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी तो उसके बाद वो सारा का सारा शेयर या उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो डिसीजन लेने के लिए लायबल हो जाता है तो वो उसको ट्रांसफर हो जाता है। फिर जैसे जब अब वो डिसीजन, मान लीजिए उसको कॉन्टेक्ट करने की एबिलिटी कैपेसिटी है, तो उसके बाद वो चाहे तो फिर कुछ भी किसी को दे सकता है। लेकिन जब तक वो माइनर है तो माइनर के तौर पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने किसी अपने बेटे के या बेटी के नाम पर शेयर ट्रांसफर कर दिया है, हमने शेयर ट्रांसफर कर दिया कि हमारा कोई एक छोटा बेटा है, हमने उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर कर दिया है, तो वो उन शेयर्स को तब तक किसी और को नहीं दे सकता है जब तक कि वो उस एज को अटेन ना कर ले जितनी की एक्सक्यूज मी लीगल। सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बताइए। हाँ सर अगर मतलब किसी माइनर के सपोज एक ही पेरेंट है, ठीक है, हाँ हाँ एंड सर वो शेयर उसके नाम कर दिए उन्होंने, हाँ हाँ। एंड सर वो एक्सपायर कर जाते हैं, अकेले वही बचता है, तब भी उसको एज अटेन करनी पड़ेगी? वो शेयर फिर उसी के नाम रहेंगे, वो नहीं शेयर। मतलब यस सर, लेकिन तब भी उसको एज अटेन करने के बाद ही वो उनको सेल कर सकता है? हाँ, क्योंकि कॉन्टेक्ट करने की एज वो तभी है वो, क्योंकि ओके सेल सर। करने के लिए उसको एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ कि यस जैसे सर। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि किसी के माता पिता हैं, कभी उनको कुछ हो जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर जाते हैं, यस अपनी सर। प्रॉपर्टी वो बच्चे के नाम। अब बहुत से रिलेटिव ऐसे हो जाते हैं कि हो सकता है कि वो चाहें तो उसको अपने नाम करवा लें, अरे बेटा ऐसा है ऐसा करके वो अपने नाम करवा सकते हैं वो। तो कोर्ट कहता है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल ना हो जाए, मतलब कि जब यस। तक वो मेजोरिटी एज को ना हासिल कर ले, तब तक हम यस सर। उसको वो प्रॉपर्टी हो जाए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ही होते हैं, वो भी आपका प्रॉपर्टी है, तो वो जो है उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। मान लीजिए कि अभी एक 5 साल का बच्चा है और उसके माता पिता जो है उसके नाम को शेयर या प्रॉपर्टी कुछ भी कर दिए हैं कि जब ये बड़ा होगा तो ये इनका यूटिलाइजेशन कर लेगा। अब किसी केस में अगर उसके गार्जियंस पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, मान लीजिए उस नाम पर है, तो अभी 5 साल यस का सर। बच्चा है, तो आपको लगता है कि 5 साल का बच्चा उसको वो बेच लेगा, ऐसा कर लेगा? उसको कोई भी बहला देगा, ये दस नो साल का सर। है 15 साल का कोई भी बहला करके अपने नाम कर सकता है। तो इसी वजह से कोर्ट ने और कमी लॉ ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक्ट है, वो ये कहता है कि जब तक आप में समझदारी विकसित ना हो, मतलब कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की मेजोरिटी एज हासिल न कर ले, तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी या शेयर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आप आज का एक एग्जांपल और देखिए कि हमारे यहाँ एक चलती है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक चलती है, तो उसमें ये है
कि एक कांटेक्ट किया जाता है, इवन यस सर। जो उसमें एक मेजर गार्जियन से कांटेक्ट करता है, तब भी उस केस में उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप अपनी बच्ची, उसमें गर्ल्स का एक कांटेक्ट है कि अगर बच्ची के नाम से आप कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाएगी, यस सर। जब तक 18 साल की नहीं हो जाएगी तो तब तक आप उसके फंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इवन वो पैसा खुद माता पिता ही जमा करते हैं, जमा यस सर। उसको माता पिता ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको निकाल नहीं सकते हैं। ओके तो सर। ये उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है वो। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इवन जब तक कि आपकी मैच्योरिटी एज ना हो जाए। जो मैच्योरिटी एज होती है ओके ना, सर। वहीं तक यस कंटिन्यू। सर। फिर इसके बाद ये पार्टनरशिप फर्म के लिए हम ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर बढ़िया हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की बात जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, हम लोग इसको बोलते हैं, एक तो होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरण, और एक होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है पारण। सो जब कोई पर्सन सिक्योरिटी में नॉमिनी बन जाता है, जब कोई नॉमिनी बन जाता है तो जो नॉमिनी बनाने वाला पर्सन है, अगर उसके बाद मतलब कि नॉमिनी बनाने के बाद कभी उसको कुछ हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ही उस पर्सन के नाम हो जाती है जिसको उसने नॉमिनी बनाया था, क्योंकि पहले ही वो ये डिसाइड कर चुका है, ये डिसाइड कर चुका है कि जैसे ही अगर कभी भविष्य में मुझे कुछ होता है तो वो आप जैसे एक तरह से आप ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका इंश्योरेंस वाला। जैसे एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या है, इंश्योरेंस के केस में जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप अपना एक नॉमिनी बना देते हैं। अब अगर उस टाइम पीरियड के दौरान कभी भी जो इंश्योरेंस होल्डर है अगर उसको कुछ हो जाता है तो जो नॉमिनी पर्सन है वो जाकर के क्लेम कर सकता है उसके लिए। तो जो ट्रांसमिशन है इसको बोलते हैं मतलब कि पारण ऑफ सिक्योरिटीज, पारण ऑफ शेयर। आप इसको जो है एक से दूसरे के नाम पर आप कर सकते हैं, अपने जिम्मे रहते हैं। हाँ, जब तक आप हैं, इसमें एक चीज और याद है, अगर नॉमिनी बनाया है, नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे नॉमिनी बना दिया उसके नाम ट्रांसफर हो गए, वो तब तक नहीं होंगे जब तक कि आप रहेंगे। इवन जैसे उसकी मैच्योरिटी डेट वगैरह कुछ भी हो भी जाती है तो आप चाहें तो कभी भी उस नॉमिनी को बदल सकते हैं। एक एक नॉमिनी की जगह दो नॉमिनी कर सकते हैं, तीन नॉमिनी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नॉमिनी को बदल भी सकते हैं। उसमें कई ऐसी कंडीशन होती हैं। अब जैसे ट्रांसफर वाले में, तो ट्रांसफर वाले में अगर अपने नॉमिनी बनाते हैं, अगर डेथ हो गई तो डायरेक्ट चले जाएंगे, अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आप कभी भी बदल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इस केस में जो उसको ऑपरेट करेगा ना, तो जो नॉमिनी करने वाला था ऑपरेट वही करता है, नॉमिनी केवल नाम का होता है। वो उस केस में कि जब कभी अगर उसको कुछ होता है तो वो केवल क्लेम करेगा, वो क्लेम करेगा, और फिर उसके बाद जब उसके नाम आ जाएंगे वो प्रॉपर्टी वो सिक्योरिटीज, तो उसके बाद फिर वो उनको जैसा चाहेगा वो मैनेज उनको कर सकता है। तो ये है आपका ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो अगर देखें तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे ट्रांसमिशन और ट्रांसफर की बात करते हैं तो जो ट्रांसमिशन है उसमें कुछ केसेस क्या होते हैं कि उसके दूसरे के नाम तभी जाएंगे जब या तो दिवालिया हो, पागल हो जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या कोई ऐसा लीगल एस्पेक्ट हो जिसका रिजल्ट उसके नॉमिनी के केस में चला जाए, इस केस में होगा। लेकिन जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर जो शेयर होल्डर होता है उसकी इच्छा से होता है। यहाँ पर जो नॉमिनी बनाने वाला था, तो नॉमिनी बनाने वाला क्या करता है कि भविष्य में कभी कुछ हो जाए तो मैं अपना एक ये सिक्योर कर रहा हूँ, वो उसमें जरूरी होने की वजह से करता है। लेकिन जो ट्रांसफर होता है वो आपका इच्छा से, मतलब कि डिपेंड ऑन द शेयर विश ऑफ शेयर होल्डर। साथ ही जो ट्रांसमिशन होता है उसमें जो ट्रांसफर करने वाला होता है उसको ये बताना होता है कि जिस पर्सन को वो नॉमिनी बना रहा है वो उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। और हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है अपने बेटे को बनाया, तो मुझे अपने बेटे का एक वो लगाना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स कि ये मेरा बेटा है, जैसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी हो, या कोई ऐसी मार्कशीट जैसे हाई स्कूल मार्कशीट कुछ भी हो, मैं एक उसमें पेपर लगा दूंगा कि भविष्य में अगर कुछ हो तो ये मेरा नॉमिनी है। क्योंकि जब आप कभी अगर देखे जाएंगे, अगर आपकी नज़र में कभी ऐसा कुछ केस आया हो कि मान लीजिए कि कोई नॉमिनी है वो क्लेम करने जाएगा तो वो आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं,
वो आईडी प्रूफ किस लिए मांगा जाता है? वो इसलिए कि जिसने उसको नॉमिनी बनाया है ये वाकई में वही पर्सन है कि नहीं। पता चला कि बहुत से ऐसे केस होते हैं कि बच्चे जाते हैं, जाकर के फॉरेन में वहीं रह जाते हैं और माता पिता यहाँ रहते हैं। अब माता पिता ने अगर बच्चे के नाम से कोई पॉलिसी या घर या प्रॉपर्टी अगर ले लिया है और यहाँ पर उनको कुछ हो जाता है, तो बच्चों को तो पता ही नहीं कि मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी कहाँ क्या है। फिर जब कभी उनको पता चलता है तो आते हैं, तो वो अगर उन क्लेम करेंगे तो जो ऑथराइज है तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि हम जो ये प्रॉपर्टी जिनको दे रहे हैं उनका वाकई में नॉमिनी है कि नहीं है, ये वाकई में नॉमिनी है कि नहीं है, तो उसका आईडी प्रूफ वो मांगते हैं। तो इसलिए जब आप नॉमिनी बनाते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट कोई भी देना पड़ता है कि ये हमारा उत्तराधिकारी। हाँ, लेकिन ट्रांसफर के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रांसफर के केस में आपको जरूरी नहीं है कि जिसका आप लगा रहे हो उसमें क्या है, दोनों लगे रखते हैं। उसमें जब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें उसी में दोनों के साइन होंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म वो होंगे। अब बस दोनों एक दूसरे को साइन करके आप क्लियर हो सकते हैं। हाँ, जब कभी कुछ केस हो जाता है, जैसे होने वाला एक केस में भी बताएं, अगर कभी केस ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका मान लीजिए सर्टिफिकेट खो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप फिर जो है दोनों लोग फिर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम, उसमें दोनों लोग साइन करेंगे, पूरे फैक्ट जो उनके पास डिटेल है वो लगाएंगे, फिर के ऑफिसर उसको करेंगे, उसके बाद फिर वो चाहेंगे तो फिर उसको इशू कर देंगे। साथ ही जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन जब ट्रांसफर होता है शेयर का, सिक्योरिटीज का, तो उसमें अभी स्टाम्प ड्यूटी लगती है। जैसे हमने अभी पीछे बताया कि जब आप शेयर वो अलग अलग हो सकती है, यूपी की अलग, एमपी की अलग, तमिलनाडु की अलग, वेस्ट बंगाल की अलग, उड़ीसा की अलग, इस तरह से हो सकती है। और हाँ, जब आप ट्रांसमिशन का है, मतलब अगर किसी को नॉमिनी बना रहे हैं तो उसकी कोई फीस नहीं लगती है, उसकी कोई फीस नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो तो अपना नॉमिनी, आप अपना वही जो अपना आपका है प्रॉपर्टी है वो आप दूसरे को दे करके जा रहे हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर, उस केस में क्योंकि आप एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, वो आप लॉस एंड प्रॉफिट की होती है, उसमें आपको एक फीस देनी पड़ती है। जब आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उसमें आपको जो फीस होगी रजिस्ट्रेशन की वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये है आपका ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में डिफरेंस। अब अगर बात करें कि दोनों की ड्यूटी और राइट्स क्या क्या हैं, ड्यूटी और राइट क्या है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन रिजल्ट ऑफ द ऑप्शन ऑफ लॉ। ये देखिए, ये सारे वही डिफरेंसेस जो मैंने आपका देखिए यहाँ पे ये लिखा है, स्टाम्प ड्यूटी पेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ए मेंबर। अभी ये चीज मैंने बताई कि जब आप ट्रांसफर शेयर करते हैं सिक्योरिटीज का तो उसमें आपको क्या लगता है, एक स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और जो आपकी ट्रांसमिशन होता है उसमें इस तरह की कोई भी ड्यूटी आपको नहीं लगती है। तो दीज आर द सम मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर। जरा इनके कुछ राइट और ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज और, जब आप कभी भी ये पढ़िएगा तो इसके कुछ केसेस हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक दो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे CIT वर्सेस रामास्वामी 1985-57 found cases 7-2 MAD. A transfer is complete as between the transferor and transferee when all the formalities such as execution of transfer deed and handling over the share certificate are completed. ये एक शेयर का ट्रांसफर एक केस हुआ था। इसके बाद LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्कॉट लिमिटेड 1986, 59 AIR 1986 as Supreme Court 1378. The Supreme Court held that a transfer effective between transferor and transferee is not effective as against the company and any person without notice of the transfer being registered in the company's register. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आप आपस में शेयर ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंपनी को इन्फॉर्म किए हुए तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। उसके लिए क्या है, आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यू आर शेयरिंग योर ट्रांसफरिंग योर शेयर टू द पर्टिकुलर पर्सन। तो
जब तक आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अभी क्या बताया था कि जब आप कभी शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो कंपनी में एक ऑथराइज ऑफिसर होगा, वो उसमें मोहर लगा करके डेट डाल करके फिर आपको आगे प्रोसेस जो शेयर का ट्रांसफर होगा वो फिर आप पूरी करेंगे। तो आपको ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो ट्रांसफर या के लिए जो आपको पढ़ने याद रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये कई केसेस हैं। हाँ, अब जैसे इनके राइट्स एंड ड्यूटीज की अगर बात करें, ट्रांसफरीज के राइट एंड ड्यूटी क्या होती है, तो अगर कोई ट्रांसफरी है और उसमें कोई उसको कोई भी रकम कंपनी को ड्यू है देनी हो, तो वो उसको पूरा पेमेंट कर देगी, उसको पूरा पेमेंट कर देना चाहिए। मैं कोई शेयर होल्डर हूँ और मुझे कंपनी को कुछ देना है, शेयर किसी और दूसरे ट्रांसफर कर दी, मैंने अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी है और अभी मेरा कंपनी के ऊपर ड्यू है। तो जो ट्रांसफरी है जिसने वो लिया है, जो लिया है उसको चाहिए कि वो उसके ड्यू को उसने ऐसा कुछ, इससे क्या होगा, जो आपका लाइबिलिटी है कंपनी का वो आपकी फ्री हो जाएगी। अगर वो जो ट्रांसफर कर रहा है अगर वो कर दे तो वो भी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा। अगर वो अपने जो ट्रांसफर उससे कहता है कि आप जो है भाई कर देना और इसके बदले में जो भी आप सेटलमेंट होता है अगर होगा तब तो ट्रांसफर ही कर देगा, और ये तो फिर ट्रांसफर कर देगा जैसे में दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, इसके बाद जो आर्टिकल्स के जो भी उसमें बकाया राशि अगर उसको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है तो उसमें क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं कुछ। तो यदि आर्टिकल्स में ये दिया हुआ है कि जिस शेयर होल्डर के शेयर पर कोई भी रकम बकाया होगी और वह जब बकाया रकम चुका न दी जाए तब तक वो वोटिंग राइट्स नहीं ले सकता है। और इस प्रकार के शेयर्स का ट्रांसफर किया जाता है तो जिसके नाम ट्रांसफर हुएंगे उसको भी वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं रहेगा जब तक कि वो बकाया की राशि का पेमेंट पूरा ना कर दे। जैसे अभी हमने बताया कि अगर आप लायबिलिटी से फ्री होना चाहते हैं आपको, क्योंकि जब कंपनी में आप पैसा लगाते हैं और उसको खरीदते हैं तो उसकी शेयर होल्डर के केस में क्या होता है कि कंपनी के आप ऑनर होते हैं, तो कोई भी आपका बकाया उसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप बकाया नहीं होगा तो फिर आप उसकी उसमें वोटिंग राइट्स आपके हो जाएंगे। साथ ही अब अगर किसी शेयर होल्डर ने कुछ घालमेल कुछ उल्टा सीधा किया है, कुछ करप्शन किया है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कपट या झूठ झूठ तरीके से मतलब कि किसी दो पर्सन को बेच दिया, इस तरह से कुछ भी किया है, तो जो उसमें पहले खरीदार होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी उसमें। मान लीजिए कि अगर किसी ने को, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने दो लोगों को धोखे से बेच दिया वही चीज, अपने शेयर होल्डर को पहले मैंने किसी को बेचा और फिर उसको झूठ बोल करके वही शेयर किसी दूसरे को बेच दिया, तो जो पहला शेयर होल्डर होता है उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरह ये कुछ उनके राइट्स होते हैं और इनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे जाली ट्रांसफर होता है, फोर्जरी जिसको बोलते हैं, फोर्जरी के ट्रांसफर होते हैं, कुछ ब्लैंक ट्रांसफर होते हैं, कुछ कॉल्स होती हैं, तो ये कुछ उसके टाइप्स हैं, तो वो हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे। अब काफी लोगों ने आज क्लास ज्वाइन की लेकिन मेरे ख्याल से नाम बहुत कम लोगों ने लिखा है, तो प्लीज सभी लोग अपना नाम जरूर लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लोगों के नाम कॉल कर रहा हूँ, जिन लोगों का नाम यहाँ लिखा है उनको छोड़ करके बाकी लोग जरूर लिख दीजिएगा। मिश्रा, मानव, अनुष्का मिश्रा, खरत मिश्रा, शशि विश्वकर्मा, कार्तिक खत्री, महक महेश्वरी, अरुण गुप्ता, रशिका सूत्री, शाम्भवी त्रिपाठी, शिवानी सिंह, अभय दीक्षित, मोहम्मद फौजान, ओम प्रताप सिंह,
आकाश सिंह गौतम, अभिनव पटियाल, अर्पिता विश्वकर्मा, वंशिका मेहरोत्रा, अन्वेश द्विवेदी, नमन कपूर, लक्ष्य श्रीवास्तव, सूरज वर्मा, मोनी कुमारी, सुहेल यादव, हरप्रीत सिंह, अंशु त्रिवेदी, वैभव कटियार, अंशी शिवहरे, तान्या सिंह, पीयूष रंजन, ऋषभ कटियार, हर्षित मिश्रा, कार्तिक पटोले, अतुल सिंह। अतुल सिंह के बाद है लक्ष्य, पीएल, वैभव, मानसी, शिवराज, पीयूष, ऋषभ, अतुल, आस्था, श्रद्धा, अभिषेक, वक्ता, अली, फैजल, हिमांशु, श्रेया, चिकन, अरिजीत। और अगर किसी से लिख दीजिए जिनका नाम रह गया आप कीजिए। लेट्स चेक। आई थिंक कि आंचल दो है, आपका शायद नहीं लिखा। आंचल आप लिख दीजिए। अरुण चेक। अपने लिख, प्रथम पर चेक कर चलिए, चेक कर लीजिए अगर